हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डो रेडुडेंट। और आज 20 नवंबर को हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसके अंदर में जो पहली न्यूज है वो इलेक्शन से रिलेटेड। आप सबको पता है इस समय इलेक्शंस चल रहे हैं। आज 20 नवंबर को इलेक्शंस होंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर। कुछ पार्ट जो झारखंड का बचा है, उसके अलावा उत्तराखंड में है, केरला में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से पूरे इलेक्शंस होने वाले हैं आज 20 नवंबर। और आप सबको हम आर्डो रेडुडेंट की तरफ से ये कहते हैं कि आपको इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका वोट एक अधिकार है, उसको यूज करना चाहिए। वहीं एक और चीज हुई है, इलेक्शन जो चल रहा था वहां पर बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी है विनोद तावड़े, उनके ऊपर एलिगेशन लगी है कि उन्होंने मनी सर्कुलेशन किया है। और उनके ऊपर जब जांच बैठी, वहां पर एक होटल में गए हुए थे तो 9 लाख रुपए कुछ वहां पर मिले हैं, जिसके अंदर में विनोद तावड़े जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरी जांच कर ले। और विपक्ष जो है वो उसके ऊपर में एलिगेशंस लगा रहा है। कहीं 9 करोड़ के 5 करोड़ हुए हैं, क्या हुआ है, जो होगा आपके सामने हम लेके आएंगे आर्डो रेडुडेंट पे। अब इसके साथ हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो दिल्ली से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि ग्रैब 4 जो है स्टेज 4 का लग चुका था, और लगा भी इसलिए था कि जो एक्यूआई लेवल है वो 450 को पार कर गया था। कल 19 नवंबर को भी जब देखा गया तो 494 था एक्यूआई लेवल। और ये खतरनाक इसलिए हो जाता है कि इतना था जितना 50 सिगरेट्स पीने के बराबर है। वहीं अब क्या हो रहा है, अब ब्लेम गेम चल रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हमने पीएम मोदी से टाइम मांगा था, किस चीज के लिए, कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए और क्लाउड सीडिंग करवाई जाए, जिसके ऊपर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। वहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो ऑपोजिशन में है, जो बीजेपी है, वो कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी, उसने कुछ भी नहीं किया। अब ये ब्लेम गेम चल रहा है, और ब्लेम गेम के अंदर एक और चीज जो आई है, डाटा सामने आया है कि जब फार्म फ्लाइज हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जो पराली जलती है उससे सबसे ज्यादा धुएं आता है, और एक्यूआई लेवल के अंदर सबसे ज्यादा जो इनिशिएट करती है वो फार्म फ्लाइज हैं। उसके अंदर में मंडे को पता चला कि सबसे ज्यादा जो पराली जलाई गई वो जलाई गई पंजाब में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, और सबसे कम सिर्फ 35 केस हुए हरियाणा के अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फार्म फायर्स हैं वो हर जगह हो रही हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्यूआई लेवल इतना बढ़ रहा है तो फार्मर्स को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये कितना खतरनाक है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और एयर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो हमें फार्म फायर से छुटकारा चाहिए। वहीं एक और चीज हो रही है, एक और चीज क्या है कि दिल्ली मेट्रो है, उसके अंदर में 18 नवंबर को सबसे ज्यादा 78.67 लाख जो लोगों ने जर्नी की है। मतलब लोग मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, और मेट्रो जो है वो पोल्यूशन फ्री है। तो ये एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को जितने ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे उतना ही ज्यादा दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल है वो कम हो जाएगा। इसके ऊपर में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस जो एक्यूआई लेवल से है, क्यों होता है, क्या टेम्परेचर इन्वर्जन है, वो सब कुछ अमित सर ने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। वो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर क्या हुआ है, G20 की समिट हो रही थी, और G20 की समिट के अंदर इंडिया और चाइना के जो हेड है वो तो मिले ही, फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिले, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एस जयशंकर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो वेंग वी हैं वो दोनों मिले। और उन दोनों ने क्या किया, जो टाइज हैं, जो कोविड के टाइम से और जब से गलवान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो टाइज के अंदर जो मनमुटाव चल रहा था इंडिया चाइना के बीच में, उसके अंदर में दूरी कम करने की बात की। अब दूरी कम करने के लिए जो पहला काम किया है वो है जो फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट जो थी, जो रिज्यूम नहीं हुई थी, उसको रिज्यूम करने के ऊपर बात हुई है। दूसरा बात ये हुई है कि कंपनीज जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर में आपको एक फ्री एक्सेस दिया जाए। तीसरी चीज क्या हुई है, जो वीजा सस्पेंशन कर रखा था, लॉन्ग टर्म वीजा जो चाइनीज लोगों को देना बंद कर रखा था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको रिज्यूम करने की बात हुई। और जो अक्टूबर
21 को जब से गनवाल वैली के अंदर, जब से ब्रिक्स समिट हुई, शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले हैं, तब से जो गनवाल वैली के अंदर डीएस्केलेशन हुआ है, उसके बाद से ये जो 3 चीजें हुई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, 2 डेवलपिंग नेशंस हैं, और सबसे ज्यादा जो जीडीपी वाले और सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, अगर वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन थे वो सारे खत्म हो गए हैं, इसलिए अब आगे की बात चल रही है और देखते हैं। एक और जो इसके अंदर में मेन इंपॉर्टेंट बात थी, जो मानसरोवर यात्रा होती है, मानसरोवर यात्रा जो इंडिया से लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए, उसके लिए भी जो आवेदन है वो लेने की बात कर दी है चाइना ने। ये थी इंडिया चाइना के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर में G20 समिट के अंदर पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर नेल्सी पेलोनी है, उन दोनों ने भी मुलाकात की। और उन्होंने मुलाकात जो की, जो G7 की समिट हुई थी इटली के अंदर, उससे आगे बढ़कर बात हुई है। तो अब बात यह हुई है कि पूरा कोऑपरेशन होगा इटली और इंडिया के बीच में, और किन किन सेक्टर्स में होगा। डिफेंस के सेक्टर में होगा, ज्वाइंट डिफेंस मीट्स होंगी, ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी। उसके बाद कहा है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होगा, कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगी और ट्रेड पैक्ट साइन होंगे। इसके अलावा इनोवेशन में और स्पेस में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो और इटली की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों साथ मिलकर कोऑपरेट करके नए नए मिशन लॉन्च करेंगी। उसके अलावा जो एनर्जी और ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर में इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको ज्वाइन करने की बात हो रही है, ताकि एक सस्टेनेबली सोलर ग्रिड बनाई जा सके और जिससे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड रहे और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। इन सब मैटर्स में बात हुई है और 5 साल का एक एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है। अब इस एक्शन प्लान के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आती रहेंगी खबरें हम आपके लिए लेके आते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंडिया से रिलेटेड, और जिसके अंदर में एक ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की है। अब ई ड्राइव क्या है? ई ड्राइव है कि इंस्टॉलेशन जो होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस की कमी थी, और चार्जिंग स्टेशंस की कमी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो परचेज भी करते थे वो डिमोटिवेट हो जाते थे कि कहीं अगर मान लीजिए रास्ते में अगर हमें लग रहा है कि चार्जिंग नहीं है तो हमारी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। इसीलिए ई ड्राइव स्कीम के अंडर में 2000 करोड़ की एक स्पेशल स्कीम लाई गई है, जिसके अंदर में चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, और ये पब्लिक स्टेशंस होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है जिनके अंदर इंडिया प्रमोट कर रहा है फेम 2 के अंडर में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा आए और पोल्यूशन के ऊपर ग्रैब किया जा सके, उसको प्रमोशन मिलेगा। और ये क्या कर रहा है, ये हमारी जो स्कीम थी SMMEPCI, जिसके अंदर में स्कीम फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल इन इंडिया, जिसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 100% लगा करती थी, जिसको कम करके 15% कर दिया था, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर प्रमोट की जा सके। उसके लिए बूस्ट होगा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बने और उनके चार्जिंग स्टेशन बन सकें। जैसे कि पेट्रोल पंप आपको हर जगह मिल जाते हैं, उसी तरह से एक प्रॉपर स्कीम लेके आई गई है, जिसके अंदर जगह जगह पर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। अब इससे जो नेक्स्ट न्यूज है वो है हमारी CCI से रिलेटेड। और CCI क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसने मेटा, जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है, उसके ऊपर एक्शन लिया है। अब एक्शन क्या लिया है? 213 करोड़ का फाइन लगाया है। और फाइन क्यों लगाया है? कि व्हाट्सएप ने एक प्राइवेसी पॉलिसी लेके आए थे जनवरी 2021 के अंदर, कि अगर आप व्हाट्सएप को यूज करना चाहते हैं तो आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी माननी ही पड़ेगी। मैंडेटरी कर दिया था मेटा ने। तो लोगों ने, जिसमें इंडिया के अंदर 1 बिलियन यूजर्स बताए जाते हैं व्हाट्सएप के, और 50 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स हैं, उन सबका जो डाटा है वो मेटा यूज करती थी और अलग अलग प्लेटफॉर्म में उनका इस्तेमाल किया करती थी। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं
और आपने कहा कि मुझे कुछ खरीदना है या मुझे कहीं जाना है, मुझे बुकिंग करनी है, और जहां जाने की अगर बात भी कर रहे हैं, अगर किसी को मान लीजिए जयपुर जाना है, तो उसके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के फीड के अंदर आने लग जाएगा कि होटल्स इन जयपुर, विजिट्स कहां कहां विजिट कर सकते हैं। ये जो चीज थी, ये जो है ये कंपटीशन को खत्म करती है, और जो मेटा के ऊपर इसीलिए फाइन लगा है। उसके अलावा एक और चीज क्या की है, मोनोपोली को खत्म करने के लिए कंपटीशन कमीशन ने ये लाए हैं। दूसरा, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दी है कि आप ये जो 2021 वाली पॉलिसी है इसको क्रब कीजिए, और अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे, जैसा आपके कंपटीटर हैं, टेलीग्राम है, सिग्नल है, उन्होंने जो फॉलो की है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं। ये प्रॉपर गाइडलाइंस दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रशिया ने क्या किया, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको बदल दिया। हम पिछले सितंबर से सुनते आ रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन कुछ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर रशिया की जो पॉलिसी है उसके अंदर में चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन अब फाइनली वो ले आए हैं कि अगर रशिया के ऊपर किसी भी तरह का अगर एयर स्ट्राइक होती है, और एयर स्ट्राइक करने वाली जो कंट्री है वो न्यूक्लियर है, तो सेल्फ डिफेंस के अंदर न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसका इस्तेमाल करेगी रशिया। अब ये जो है, ये अगर जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो क्यों आ गया, इसकी दो वजह। एक तो जो बाइडेन की यूएस गवर्नमेंट ने यूक्रेन को अमास जो उनका सिस्टम था जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की थी, उसे यूज करने का अलाउ कर दिया है बाइडेन गवर्नमेंट ने। तो इस पर्टिकुलर चीज में क्या हुआ, जो कुर्दिश रीजन है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर अब 300 मीटर वाली जो अमास जो रेंज थी उसको इस्तेमाल भी किया है यूक्रेन ने। अब उस पॉलिसी के तहत ही अब रशिया ने कहा है कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ये हमारी डॉक्ट्रिन के अंदर है, और ये डॉक्ट्रिन बदल गई। अब जो मेन जो बात हो गई है कि अगर ये चीज अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। और जहां हमें लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जहां खत्म हो जाएगा, वो दोबारा ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर हमें सॉल्यूशन की तरफ नहीं, हमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी आएगी न्यूज वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हम चलते हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। अब आपको पता है यूएन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर में 15 मेंबर है, 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 रोटेशनल पॉलिसी में रहते हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर जो हैं उनके अंदर आता है रशिया, चाइना, यूएस, यूके और फ्रांस। अब ये जो मीटिंग हो रही थी इसके लिए गाजा के अंदर, यूक्रेन के अंदर और सूडान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग में थी। तो सबसे पहला जो मैटर आया वो सूडान में आया, जहां एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सूडान के अंदर में क्या है, सूडान के अंदर दो जो शासक हैं, दो आर्मी के पर्सनल हैं, वो एक दूसरे से एंटी हो गए हैं और वहां पर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके अंदर में 15 में से 14 देश मान गए, रशिया ने वीटो कर दिया और कहा कि मैं इसके अंदर में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाना चाहता। जब सब उसकी निंदा करने लगे तो रशिया ने कहा कि जब आप गाजा के अंदर में भी तो रशिया है, जो इजराइल है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और वो गाजा के अंदर लोगों को मार रहा है, तो आप उसकी तो निंदा नहीं कर रहे हैं। और एक ब्लेम गेम के चक्कर में कि अपना अपर हैंड रखने के चक्कर में जो सूडान के अंदर जहां पर एक पीस ला जा सकती थी, सैंक्शंस लग जाते तो शायद यूएन के सैंक्शन से वहां पर पीस आ सकती थी, वो रुक गई। अब ये देखना होगा कि क्या होता है। गाजा और सूडान दोनों के अंदर ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखा है, वहां पर रिफ्यूजी बहुत ज्यादा हो गए हैं और लोगों के लिए खाने के पैसे भी नहीं। दोनों गरीब देश हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर एक मास किलिंग हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज, जिसमें हम आपको शॉर्ट्स देंगे कुछ आज की जो मेन न्यूज है।
जिसके अंदर में जो पहली न्यूज आती है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहली बार इंडिया आने की बात कही है, और जो नेक्स्ट इंडो रशिया जो कॉन्फ्रेंस होगी 23rd, उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर आएंगे। वहीं एक और चीज क्या हुई है कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसके ऊपर जहां पर एक जेपीसी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जिसके अंदर 21 मेंबर जो थे वो लोकसभा के थे, 10 मेंबर राज्यसभा के थे। इसके अंदर एक प्रॉपर कहा है, उनके जो हेड थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने जेपीसी के चेयरमैन ने, कि इस बार का जो विंटर सेशन होगा उसके अंदर में जेपीसी अपनी बिल की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगी। तो देखते हैं इस बार जो वक्फ बोर्ड है, और जो वक्फ बोर्ड का बिल अमेंडमेंट थी 1995 जिसको चेंज करने वाली है गवर्नमेंट, वो कर पाती है कि नहीं कर पाती। इसके अलावा क्या हुआ है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है हर साल। जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो इस बार मिला है डेनियल बोरेमन को और अली अबू अवाद को। ये दोनों कौन है? डेनियल बर्मन क्या है, ये पीस कंट्रीब्यूशन करते हैं बाय म्यूजिकल एंड कल्चरल इनोवेशन के थ्रू, ये पीस लेके आने की बात करते हैं। वहीं जो अली अबू हैं, ये एक पहले प्रिजनर हुआ करते थे, इन्होंने जेल टर्म काटा, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जेल्स के अंदर रिवॉल्यूशन लाने का काम किया है, और अब ये पीस को प्रमोट करते हैं, और ये पैलेस्टाइन के अंदर पीस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये थी आज की आपकी न्यूज। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Art. Thank you.